हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। जैसा आप सबको पता है, हम लोग संविधान को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हमने संविधान में ख़त्म कर ली हैं। कुछ ही टॉपिक हमारे शेष हैं जो हमको पढ़ने बाकी हैं। साथ में संविधान की प्रैक्टिस भी मैं आपको करवा रहा हूँ। उसके लिए आप संविधान की जो MCQ वाली प्लेलिस्ट है उसको आप देखते रहिए। इससे आपका कॉन्सेप्ट और वहाँ पे प्रैक्टिस दोनों एक साथ चलती रहेंगी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आज हम लोग कवर करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है राज्यसभा। राज्यसभा से आपके कुछ प्रश्न बनते हैं और उन प्रश्नों को आज हम समझेंगे, उस टॉपिक को हम समझेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। साथ में मैं आपको एक बात बता देता हूँ, पिछले काफ़ी दिनों से निरंतरता पूरी तरह से बाधित है और काफ़ी दिक्कतें चल रही हैं। मैं देखो, व्यस्त जीवन रहता है, कभी कुछ चीज़ें रहती हैं, कभी कुछ चीज़ें रहती हैं, पर फिर भी मैं आप लोगों के लिए पूरी तरह समर्पित हूँ और आपका सहयोग अपेक्षित है। तो इसी अच्छी बात के साथ बिना देरी किए चलिए शुरू। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको पूरा का पूरा ये आइडिया पड़ जाएगा और इसी में से आप फिर अपने नोट्स वगैरह बना सकते हैं। आपको पता है कि जो केंद्र में विधायिका है, उस विधायिका को क्या कहा जाता है? उस विधायिका को संसद कहा जाता है, जो संविधान के अनुच्छेद 79 में वर्णित है, 79 में वर्णित है। और जो संसद है उसके 3 प्रमुख अंग हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 52 में हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमारा जो दूसरा है राज्यसभा वो 80 में है और लोकसभा हमारा 81 में है। तो हमने लोकसभा को, राष्ट्रपति को पढ़ लिया है, अब राज्यसभा को पढ़ना शुरू करते हैं। अब जो संसद है उसमें 2 सदन हैं, द्विसदनात्मक व्यवस्था है, राज्यसभा और लोकसभा। जो लोकसभा है उसको निम्न सदन बोला जाता है और जो राज्यसभा है इसको उच्च सदन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उच्च सदन बोला जाता है। लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करें तो लोकसभा एक अस्थायी सदन है। उसका गठन प्रत्येक 5 वर्ष के लिए होता है या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर उसको 5 साल से पहले भी विघटित कर सकता है। जबकि राज्यसभा के मामले में बिल्कुल बात उलट है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसका कभी भी विघटन नहीं होता है। ये बात आपको अपने दिमाग में डाल लेनी है, यहां से आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है, इसका कभी भी विघटन नहीं होता है। तो आप पूछेंगे जब विघटन नहीं होता है तो इसका मतलब क्या है कि एक ही बार बस बन गई और जब से वही लोग काम करते आ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, राज्यसभा का जो पहली बार जब राज्यसभा गठित हुई थी तो वो सन था 1952 और 1952 से लेकर वर्तमान आज तक 2021 तक राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं हुई है। तो होता क्या है सर, कार्यकाल का कैसे होता है? जब ये स्थायी सदन है, विघटित नहीं होता है, तो होता कैसे है? होता ऐसे है कि इसके कार्यकाल पर आपको नजर डालनी पड़ेगी। जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कार्यकाल क्या है, इसका कोई भी कार्यकाल नहीं है, ये स्थायी सदन है और स्थायी सदन होने के कारण ये कभी भी विघटित नहीं होता है। बट जो इसके सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है, जो इसके सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। कितना कार्यकाल होता है? 6 वर्ष। राज्यसभा का अपना कोई कार्यकाल नहीं होता, जिस तरह लोकसभा का कार्यकाल होता है क्षमा चाहता हूं, जिस प्रकार लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, उस तरह राज्यसभा का कोई अपना कार्यकाल नहीं होता। स्थायी सदन है बट इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और 6 वर्ष जब ये कार्यकाल है तो राज्यसभा में क्या रहता है? प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनकी जगह, उन 1/3 सदस्यों की जगह नए राज्यसभा के सदस्यों का चयन होता है, उनका निर्वाचन होता है, वो चुन के आते हैं। बात समझ में आई? राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसका कभी भी विघटन नहीं होता, जबकि इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अब जो सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है, अब वो अपना जब 6 वर्ष पूरा कर लेते हैं, ठीक है, तो वो रिटायर हो जाते हैं। तो यही प्रक्रिया प्रत्येक 2-2 साल के अंतराल पर चलती रहती है और प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है। तो आर्टिकल 81 में
राज्यसभा की सदस्य संख्या है, जो कुल कितनी निर्धारित संख्या है 250, यानी कि अधिकतम जो सदस्य संख्या है वर्तमान में राज्यसभा की वो 250 है, जो बिल्कुल फिक्स है, उसमें ऊपर नीचे कुछ भी अभी नहीं हो सकता है। जब आगे अभी जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है उसके माध्यम से अब आगे आगे ये संख्या बढ़ाई जाएगी, लगभग 350 तक इसको लाने का अनुमान है। ठीक है, तो कैसे कैसे है, मतलब किस किस तरह से 250 किस तरह से है? तो 250 का विभाजन दो जगह है। 238 सदस्य तो आएंगे राज्यों से और आपके केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर। 250 में से 238 तो आएंगे कहां से? आपके राज्यसभा राज्यों से और यूनियन टेरिटरी से चुनकर, और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, राष्ट्रपति नामांकित करते हैं। राज्यसभा में 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, ये बात मैंने आपको बताई है। तो अब ये 12 लोग जो हैं ये कहां कहां से आते हैं? तो जो लोग कला के क्षेत्र में, जो लोग साहित्य के क्षेत्र में, जो लोग विज्ञान के क्षेत्र में, जो लोग समाज सेवा के क्षेत्र में, या जो लोग सहकारिता के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि एवं ज्ञान को हासिल किए होते हैं, उन 12 लोगों को राष्ट्रपति क्या करते हैं? राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। और 238 और 12 कितना हो जाता है? 250 हो जाता है। तो ये जो संख्या है जो फिक्स है, अधिकतम संख्या है राज्यसभा की, वो 250 है, जिसमें 238 सदस्य आ रहे हैं आपके राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर, जबकि 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत कर रहे हैं जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता के क्षेत्र में विशेष एवं विशिष्ट उपलब्धि को धारण किए हुए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वर्तमान में कितने। अधिकतम तो इतने हैं, जैसे लोकसभा में कितने हैं? लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 552 है। ठीक है, अधिकतम सदस्य संख्या 552 है, परंतु है 545। यहां पे क्या है? 250 अधिकतम है। तो वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में है 245। अधिकतम है 250 और वर्तमान में है 245, जिनमें से 12 तो मनोनीत है ही, जो राष्ट्रपति कर रहे हैं 12 तो मनोनीत है ही, पर जो राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से 238 आने चाहिए, वो 238 ना के कितने आ रहे हैं? 233 आ रहे हैं। और 233 और 12 कितने हो जाते हैं? 245 हो जाते हैं। तो ये है पूरा का पूरा सदस्य संख्या का खेल। अब सदस्य बनने के लिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या है? तो कोई विशेष योग्यता मतलब ऐसे दिखाई नहीं देती है, जो सामान्यतः सभी पदों में रहती है वही है। केवल जो डिफरेंस अलग से दिखाई देता है वो केवल आयु का दिखाई देता है। यानी कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, और क्या होना चाहिए आपका? पागल ना हो, दिवालिया ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट है जो आयु है वो 30 वर्ष पूरी हो चुकी हो। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के मामले में यह आयु 35 वर्ष है, अधिकतम मतलब न्यूनतम आयु, कम से कम 35 साल की आयु प्राप्त कर ली हो। लोकसभा के मामले में यह 25 वर्ष है न्यूनतम आयु, और राज्यसभा के मामले में न्यूनतम आयु 30 वर्ष है, यानी 30 साल की आयु व्यक्ति ने पूर्ण कर ली हो, वह तभी राज्यसभा का सदस्य हो सकता है। अब इन लोगों का चयन कैसे होता है? राज्यसभा सदस्यों का चयन कैसे होता है? तो इनका कोई भी प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है, यानी कि हम डायरेक्टली चुन के नहीं भेजते हैं, इनका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। जिन लोगों को हम लोग राज्य विधानसभाओं में विधायक के तौर पर चुन के भेजते हैं, एमएलएस के तौर पर चुन के भेजते हैं, उन एमएलएस के द्वारा इनका चयन होता है। ये निर्वाचित होते हैं राज्य विधानसभाओं में, जो निर्वाचित सदस्य हैं वो इनको चुनते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से सामान्यतः मैं एक चीज समझा देता हूं आपको, यहां पे बता देता हूं। देखो, जैसे मानो कि यूपी है, माने यूपी है, और यूपी में मान लिया हमारी 100 सीट है। यूपी में मान लिया, ऐसे तो 403 सीट है, तो यूपी में 100 सीट है विधानसभा में। और मानो कि बीजेपी के पास कितना है? बीजेपी के पास हम माने हमारा 70 सीट है। ठीक है, उसके बाद माने एसपी के पास कितना है? एसपी के पास हमने माना 20 सीट है, और बीएसपी के पास हम माने कितना? 10 सीट है। ठीक है, तो अनुपात क्या निकला इनका? अनुपात निकला 7:2:1। सिंपली है, मतलब ये निकल गया यहाँ पे 7:2:1। ये इस अनुपात में आ गई बात, सीधे सीधे अगर देखा जाए तो 7:2:1 इसमें आ गई। तो अब जो राज्य विधानसभाएं चुन के भेजेंगी वो अपने पार्टी के विधायकों के अनुरूप ही चुन के भेजेंगी। अब मानो कितना है? राज्यसभा में 10 सीटें आई, यूपी की मान लिया 10 सीटें आई हैं, कितनी वो आपको कमेंट में करके बताना है। ठीक है, कितनी सीटें हैं यूपी में राज्यसभा की?
तो मान लिया 10 सीटें चुन के आई और अभी विधानसभा में ये आंकड़ा चल रहा है, तो इन 10 में से 7 बीजेपी के व्यक्ति होंगे, 2 समाजवादी पार्टी के होंगे और 1 आपके बीएसपी के होंगे। ये कुछ ऐसा पैमाना है जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से राज्यसभाओं में, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुन के भेजे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 89 की। आर्टिकल 89 बात क्या करता है कि सभापति और उपसभापति की, ठीक है, सभापति और उपसभापति, सीधे सीधे बोला जा रहा है कि सभापति उपसभापति किसमें है, 89 में है। आपको मैं उपराष्ट्रपति में पढ़ा के आया था कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति होने का क्या मतलब है कि पद के माध्यम से सभापति। यदि कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर बैठ जाएगा तो उपराष्ट्रपति के पद के होने के कारण वह व्यक्ति राज्यसभा का सभापति कहलाएगा। पद पे बैठे होने के कारण, पद पे अगर रामू बैठ जाएगा, अगर उपराष्ट्रपति के पद पर रामू बैठ जाएगा तो उस पद पर बैठे होने के कारण रामू राज्यसभा का सभापति होगा। शामू होगा तो शामू होगा। पद पर जो बैठ जाएगा, पदेन का क्या मतलब होता है, पद पर जो बैठ जाएगा, पद की वजह से, पद को धारण करने की वजह से वह व्यक्ति क्या माना जाएगा, वह व्यक्ति माना जाएगा कि वह राज्यसभा का सभापति है। ठीक है, ये बात है। और राज्यसभा क्या काम करती है, अपने में से ही किसी एक व्यक्ति को चुनकर उपसभापति बना देती है, उपसभापति बना देती है। एक बात कर लेते हैं, जो पदेन सभापति हैं वो उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं और वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, श्रीमान वेंकैया नायडू हैं, तो वही राज्यसभा के उपसभापति भी हैं। अब सभापति भी हैं। अब राज्यसभा अपने में से एक सदस्य को चुन लेती है और उपसभापति के तौर पर उसको बैठा देती है। वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सभापति कौन हो जाएंगे, जो राष्ट्रपति वेंकैया नायडू हो जाएंगे। तो त्यागपत्र, अगर उपसभापति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो सभापति को अपना त्यागपत्र दे सकता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब राज्यसभा के सभापति कौन हुए, वेंकैया नायडू। उपसभापति कौन हुए, हरिवंश नारायण सिंह। अब नेता सदन कौन है, मतलब नेता कौन है, सदन का नेता कौन है, तो सदन के नेता हैं, राज्यसभा के सदन के नेता हैं पीयूष गोयल। और नेता विपक्ष कौन है, नेता विपक्ष में कौन बैठे हैं, तो कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आर्टिकल 92 एक बात करता है कि यदि सभापति व उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा। आपको पता है कि सभापति को यदि हटाना है, सभापति यानी उपराष्ट्रपति को हटाना है, तो कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए अनुच्छेद 61 में महाभियोग दिया हुआ है, जिसमें किसी भी सदन में प्रस्ताव पारित हो सकता है, पर 14 दिन पहले सूचना देना अनिवार्य है और एकमात्र कारण संविधान का उल्लंघन है और कोई भी कारण नहीं है। पूरी प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है, बट उपराष्ट्रपति के लिए ऐसी कोई भी प्रक्रिया स्पेशली नहीं दिखी हुई है। केवल राज्यसभा एक संकल्प पारित करके, बहुमत से राज्यसभा एक संकल्प पारित करके क्या कर सकता है, राष्ट्रपति को यानी सभापति को अपने उस पद से हटा सकता है, उसको मतलब निकाल सकता है वहां से। बट लोकसभा की थोड़ी सी परमिशन और सहमति की आवश्यकता उसमें रहती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बात चल रही है कि सभापति या उपसभापति को पद से हटाने की यदि बात चल रही है, विचाराधीन है, कोई संकल्प विचाराधीन है, तो सभापति और उपसभापति पीठासीन नहीं होंगे। यानी कि जो पीठ है जहां पे सभापति उपसभापति बैठते हैं वो पीठ है, तो उस पर वो नहीं बैठेंगे। ठीक है, यदि उनके खिलाफ मामला चल रहा है, विचाराधीन है, ये बात आर्टिकल 92 बोल रहा है। उसके बाद एक आर्टिकल 249 बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा की शक्ति के बारे में ये बात है। आर्टिकल 249 में क्या है कि राज्यसभा यदि चाहे तो राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करके उस पर कानून बना सकती है। आपको पता है भारतीय संविधान की जो अनुसूची 7 है वो 3 प्रकार की सूचियों बटी है, जिसमें संघ सूची है, यानी कि ऐसे विषयों का प्रवेश है, ऐसे विषयों का समावेश है जिन पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। दूसरी सूची है राज्य सूची, जिन पर केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है। और तीसरी है समवर्ती सूची, जिसको हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, उस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार, उनके विषयों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। परंतु
यदि केंद्र सरकार का कोई नियम लागू है तो राज्य सरकार का कोई भी नियम लागू नहीं होगा। तो इसी में एक बात आती है, आर्टिकल 249 में राज्यसभा की शक्ति को प्रदर्शित करता है। राज्यसभा यदि चाहे तो राज्य सूची के किसी भी विषय को उठा सकती है, उसको बता सकती है कि राष्ट्रीय महत्व का है, जरूरी मुद्दा है, और उस पर कानून बना सकती है। ये आर्टिकल 249 कह रहा है। और आर्टिकल 312 आर्टिकल 312 क्या कह रहा है कि सदन में जितने लोग उपस्थित हैं और जितने लोग मतदान कर रहे हैं, सदन में, अब देखो पूरी स्ट्रेंथ तो कभी भी रहती नहीं है, तो सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का यदि 2/3 व्यक्ति 2/3 बहुमत कह दे कि हमको नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना है, तो वह सृजन कर सकता है। इस पॉइंट को अगर मैं हटा दूं तो सीधे सीधे मैं यहां बोल सकता हूं कि अनुच्छेद 312 में एक बात कही गई है कि राज्यसभा के पास अधिकार है कि वह नई अखिल भारतीय सेवाओं की क्या कर सकता है, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकता है। वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं भारत में व्याप्त हैं, जिसमें आईएएस है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा है, दूसरी इंडियन पुलिस सर्विस है, यानी भारतीय पुलिस सेवा है, और तीसरी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, यानी भारतीय वन सेवा है, जो अखिल भारतीय सेवाओं के माध्यम में आती है। और किसी नई सेवा का सृजन करना है तो ये अधिकार केवल और केवल राज्यसभा के पास है। राज्यसभा अनुच्छेद 312 के तहत उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से संकल्प को पारित करके नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकते हैं। अब एक बात और है, आपको पता है कोई भी कानून बनता है तो कानून जो कोई बन रहा है उस कानून को बनने की प्रक्रिया क्या है कि लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी प्रस्ताव उठेगा, जहां भी पहले प्रस्ताव उठा है वहां से पारित होगा, फिर दूसरे सदन के पास जाएगा, दूसरे सदन से पारित होगा, फिर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देंगे और बात खत्म हो जाएगी, ठीक है, कानून बन जाएगा। बट एक धन विधेयक होता है, धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसको निर्णय करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास है। तो जो धन विधेयक है उसमें पूरी शक्ति लोकसभा के पास है, पर केवल औपचारिकता के मामले के लिए वह राज्यसभा के पास भी आता है। पर राज्यसभा के पास धन विधेयक के संबंध में कोई भी विशेषाधिकार नहीं है। यदि धन विधेयक राज्यसभा के पास आता है तो 14 दिन के अंदर अंदर उनको पारित करना अनिवार्य है। 14 दिन के अंदर अंदर उसको पारित कर दे। यदि 14 दिन के अंदर पारित नहीं करता है तो जो विधेयक है, जो धन विधेयक है, वह स्वतः ही पारित हो जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसमें मैंने आपके पूरे के पूरे राज्यसभा के पॉइंट्स का समावेश कर दिया है। उम्मीद करता हूँ लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और अपना प्यार दिखाना मत भूलिए। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।